अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। आज का हमारा मौजू है टैक्स वसूली 18 अमेंडमेंट के बाद। हमारे रिपोर्टर शहबाज शाहीन ने उकाड़ा से रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। जिला उकाड़ा की जमीन जरखेज है। धान, मकई और आलू की फसल के हवाले से उकाड़ा की पहचान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून ममालिक में भी है। उकाड़ा की गल्ला मंडी के हवाले से इसे कारोबारी मराकज का गढ़ जाना जाता है और जहां पर चावल प्रोसेसिंग की वसीम पैमाने पर इंडस्ट्रियां हैं। ब्रायलर शेड्स, घी इंडस्ट्रीज और शुगर मिल्स कायम होने की वजह से उकाड़ा का शुमार बड़े शहरों में होता है। सरकारी मुलाजम हो, ताजर हो, प्राइवेट बिजनेसमैन हो, ये उसके फ़राइज़ में शामिल है कि वो हुकूमत या रियासत को अपना टैक्स पे करे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उस टैक्स का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा। हमारे पाकिस्तान में तो ये देखा गया है कि हम टैक्स तो पे करते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल हुक्मरानों की अय्याशियों में जाता है। हम हुकूमत पाकिस्तान के तमाम टैक्स अदा कर रहे हैं और अदा करना भी चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट हमें रिलीफ दे, बेरोजगारी के खात्मे के लिए अहम रोल अदा करेंगे। जिला से इकट्ठे होने वाले टैक्स रेवेन्यू की शरह मुल्क के दीगर शहरों से कम नहीं, मगर टैक्स दहिंदा तबका सहूलियात का फुकदान होने की वजह से मुश्किलात का शिकार नजर आ रहा है। हमारे उकाड़ा में 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जिसमें हम पर एनम जो है ऑलमोस्ट 1.5 अरब के करीब जो है हम रेवेन्यू जमा करवा रहे हैं नेशनल एक्सचेकर में, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की मद में। जबकि इसके बरक्स देखा जाए तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटेशन नहीं है। उल्टा हमारे जो रिफ़ंड्स हैं, जेन्युइन रिफ़ंड्स हैं हमारे, वो अभी तक स्ट्रक हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि हमें फैसिलिटेट किया जाए। हम बार वक्त टैक्स अदा करते हैं, इसके बावजूद हमें टैक्स चोर कहा जाता है। हमारी हुकूमत से अपील है कि हमें इसमें रिलीफ दिया जाए। जैसा कि ताजर तबका का कहना है कि बिजनेस कम्युनिटी मुसलसल टैक्स की अदायगी कर रही है मगर इन्हें किसी भी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। हुकूमत रिलीफ देने की बजाय इन पर मजीद टैक्स आयद करके इनकी परेशानियों में इजाफा किया जा रहा है। उकाड़ा का ताजर तबका टैक्स भी देता है और इन्हें टैक्स चोर भी कहा जाता है। ताजरों का कहना है कि हुकूमत इन्हें रिलीफ फराहम करे। प्रोग्राम टैक्स और आपके साथ शहबाज शाहीन, आज न्यूज़ उकाड़ा। आपने देखी हमारे रिपोर्टर ने उकाड़ा से एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दी। 18th अमेंडमेंट जो है वो 2010 में कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनी और 2010 में जब ये 18 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनी तो वो सूबे की खुद मुख्तारी के लिए ये अमेंडमेंट लाई गई थी। लेकिन उस खूबों की खुद मुख्तारी के वक्त ये नहीं सोचा गया कि इससे टैक्स निज़ाम पे क्या असरात पड़ेंगे। ये किसी ने भी नहीं सोचा कि टैक्स के मामलात कैसे चलेंगे आगे। वफाक और सूबे एक साथ मिल के किस तरह टैक्स कलेक्शन करेंगे, इसमें कोई पॉलिसी वज़ा नहीं की गई, जिसकी वजह से वफाक और सूबे एक दूसरे के आमने सामने आ गए। इसमें मुख्तलिफ़ केसेस पे तनाज़ात आए और केसेस कोर्ट में हैं जो कि किसी तरह भी एक अच्छा अमल नहीं है टैक्स निज़ाम के लिए, इसलिए कि टैक्स पेयर पे बर्डन बढ़ गया, टैक्स पेयर जो है उसकी कंप्लाइंसेस बढ़ गई, टैक्स पेयर के ऑडिट बढ़ गए और इस तरह टैक्स पेयर जो है जो रिलीफ की एक तलब में रहता है पाकिस्तान में, उसको कोई रिलीफ नहीं मिल सका। टैक्स के निज़ाम के साथ जो सबसे बड़ा मसला है वो कि हर आदमी बात करने से कतराता है। पॉलिटिशियन क्या हों, बिजनेसमैन क्या हों, एग्रीकल्चर्स क्या हों, हर आदमी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से इस निज़ाम को कमज़ोर करता चला गया और वक्त के साथ ये निज़ाम ऐसा हो गया कि ये डिलीवर नहीं कर पा रहा। आज हमने देखा कोविड-19 के बाद हेल्थ की सहूलत, जब लोगों को एहसास हुआ कि हमारी हेल्थ की सहूलत ख़राब है और इसकी ये हम भी इसमें जो है आ सकते हैं, तो अभी वक्त नहीं गुजरा, अभी भी टाइम है हमारे पास। अगर हम अपना सही टैक्स दें, अगर हम अपने मामला सही कर लें, हमने अपनी रिपोर्टिंग सही कर लें और फिर पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम बेहतर हो। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे अहम चीज़ है वो टैक्स वफाक की हुकूमत कलेक्ट करे, वो टैक्स सूबाई हुकूमत कलेक्ट करे, लेकिन टैक्स का जो पैसा है वो सिर्फ़ और सिर्फ आवाम पे खर्च होना चाहिए। ये इस बात का इंश्योर करना चाहिए कि ये पैसा आवाम पे खर्च हो और ये जब खर्च होना शुरू होगा ऑटोमेटिकली ये चीज़ें जो हैं बेहतर होनी चाहिए और टैक्स पेयर के कंप्लाइंसेस को भी इम्प्रूव होना चाहिए, उनको फैसिलिटेट भी करना चाहिए। ये भी दूसरा अमल है, क्योंकि जब आप टैक्स के लिए कोई आदमी उस दायरे कार में अंदर शामिल होता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन ही होती है कि मैं टैक्स फाइलर बन गया हूँ, मैं टैक्स पेयर बन गया हूँ, मैं हुकूमत के एक्सचेकर में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ,
तो हुकूमत जो है इन रिटर्न जो है मुझे एटलीस्ट रिस्पेक्ट देगी, मुझे फैसिलिटेट करेगी, और यही बात जो है हमको मजबूत कर सकती है, और यही बात जो है टैक्स निज़ाम को आगे बढ़ा सकती है। अब इस वक्त जो है सूबे और वफाक जो हैं वो कोर्ट में हैं बहुत सारे केसेस में 18वीं तरमीम के बाद, और वफाक कहता है ये मेरा टैक्स है, सूबे कहते हैं ये हमारा टैक्स है। ये जो झगड़ा है इसको मुत्तफ़क़ा राय से हल होना चाहिए, बैठ के हल होना चाहिए, हार्मोनाइजेशन के ज़रिए हल होना चाहिए, ताकि जो टैक्स पेयर है उसको कोई बर्डन ना लगे, उसको ये ना लगे कि मुझे वफाक को भी टैक्स देना है, मुझे सूबों को भी टैक्स देना है। वो उसके पास एक क्लियर मैसेज जाए कि ये टैक्स है, ये वफाक के पास जाए तो आपके पास आएगा, सूबों के पास जाए तो आपके पास आएगा। हमें यहाँ एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं, हमें हमारे मेहमानों ने ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हमें मेहमानों ने ज्वाइन किया है। हमें इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुसरत चीमा साहब, ये जो हैं PTI की MP हैं, और हमें ज्वाइन किया है हाफिज़ इदरीस साहब ने, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, और हमें ज्वाइन किया है प्रेसिडेंट बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जावेद इकबाल साहब ने। आए अपने मेहमानों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुसरत चीमा साहबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, आपको अच्छा। मेरी आवाज़ आ रही है जी? थोड़ी कम है लेकिन आ रही है। बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं सिर्फ आपसे आपकी तरफ आया हूं, तो आपसे सवाल ये पूछता चलूं कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम में क्या कमी है और इसे कैसा होना चाहिए आपकी राय में? देखिए, सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि अभी अगर हम इस वक्त देखें, जिस वक्त हम कोविड-19 से गुजर रहे हैं और दुनिया की सारी इकॉनमीज, आपको पता है कि ये इंसानियत के लिए तारीख का अगर हम कहें तो बदतरीन दौर है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें तो फिर जितनी भी गवर्नमेंट्स की जो मनसूबाबंदी थी कि कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो फिलहाल तो यू कैन से दैट इज एट होल्ड। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि देखें, जब तक अवाम का ट्रस्ट और उस ट्रस्ट को बहाल करने की हम दिन रात कोशिशें कर रहे हैं, जैसे जो मुआशरे जो एक अपने ऊपर बाइंडिंग समझते हैं टैक्स पे करना, उसकी एक वजह ये भी है कि वहाँ पे गवर्नमेंट ने डिलीवर किया। और जब अवाम को, हमेशा हमारा स्टांस ये था, ये है और ये रहेगा कि जब अवाम को इस चीज़ का एहसास होता है कि उनके जो टैक्स के पैसे हैं वो उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ और उनके ऊपर ही लग रहे हैं, तो फिर अवाम खुद से टैक्स देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर हम इसकी एग्जांपल दें कि पाकिस्तान, ऑल्दो यहाँ पे दुनिया के अमीर तरीन लोग नहीं रहते, लेकिन पाकिस्तान का लेकिन हमें पता नहीं रहते भी होंगे मैडम, पता नहीं हमें रहते भी होंगे। हाँ, ये भी बात वैसे ठीक है किसी हद तक, जो हिसाब किताब निकल रहे हैं। हाँ, वाकई जितनी ऑफशोर का यहाँ पे दौरा है तो अफोर्ड हो सकते हैं जी, अगर वो ऑफशोर मनी ऑन रिकॉर्ड आ जाए तो पॉसिबल। लेकिन जो मैं पॉइंट रेज कर रही हूँ वो ये कि फिर भी पाकिस्तान सफ़े अव्वल के ममालिक में है जो चैरिटी करते हैं, जो अल्लाह की राह में देते हैं। उसकी वजह ये है कि जिस चीज पे उनको बिलीव है उससे करते हैं, और इंशाल्लाह ताला ये हम आवाम का जो ट्रस्ट है इसको बहाल करेंगे। आपकी बात बहुत बड़ी वाज़े, बड़ी अच्छी आ गई, लेकिन लोगों को एक थोड़ी सी फीलिंग ये है कि बजट जब आता है ना, उस पर सही मानों में डिलिब्रेशन नहीं हो सकती। जो रिप्रेजेंटेटिव उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं असेंबली में, चाहे वो सूबाई असेंबली में हो, चाहे वफाकी असेंबली में, वो बजट में या टैक्स के बात पे सही डिलिब्रेशन नहीं होती हैं। आप क्या समझती हैं इसकी वजह क्या है, और ये जो तासुर है ये सही है? नहीं, देखें, सबसे पहले तो अगर मैं माजी की बात करूं तो उसमें तो ये देखें ना कि बजट और जो भी बजट की अनाउंसमेंट होती थी उसका प्रैक्टिकलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता था। मिड ऑफ द ईयर में आपने जो भी जो भी अनाउंसमेंट्स होती थी, वो हेल्थ सेक्टर में हो, एजुकेशन सेक्टर में हो, वो अंडर द टेबल आपको पता है कि बड़े बड़े मंसूबों में झोंक दिए जाते थे, बिकॉज वहाँ पे करप्शन चंक थोड़ा बड़ा होता था, बजाय इसके कि वो स्क्रैप की तरह छोटे छोटे मंसूबों से पैसा इकट्ठा करें, एक बड़ा मंसूबा अनाउंस करो और उसमें से आधा लगा दो आधा खा लो। तो फिर वो वाला जो फलसफा था वो प्रिवेल करता रहा कि जी लगाते खाते हैं तो लगाते भी हैं। सही है। अब हमारी पॉलिसी ये है कि हम जो भी बजट की अनाउंसमेंट करते हैं और उसमें हम उसको होली सोली, हमने लास्ट ईयर भी आपको पता है कि वो हमने जिस मद में हमने अनाउंस किया उसी मद में हमने लगाया। और अगर आप आगे देखें तो आगे भी इंशाल्लाह ताला
इंशाल्लाह वी आर वेरी होपफुल के सितंबर अक्टूबर तक इंशाल्लाह हम लोग ये जो कोविड है इससे अगर हम अपने पाकिस्तान को कोविड फ्री ऑलमोस्ट अगर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह हम अपने जितने भी हमारे अगले माली साल के अहदाफ हैं उनको हम जरूर पूरा कर पाएंगे। आप पूरी उम्मीद है कि वो चीज़ें अचीव हो सकेंगी। मुझे दूसरे मेहमानों ने ज्वाइन किया, मैं ज़रा उनके पास चलूँ फिर आपकी तरफ वापस आता हूँ। जावेद इकबाल साहब, आप बिजनेसमैन हैं, 18th अमेंडमेंट जो आई है उसके बाद आपने देखा कि सर्विस अथॉरिटीज़ बन गई और जो है वो FBR भी अपनी जगह है, तो क्या इससे बिजनेसमैन परेशान है, कंप्लायंसेस जो बढ़ गई हैं? नो डाउट बहुत सारे टैक्सेस ऐसे थे जो पहले फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी जी। जब 18th अमेंडमेंट आई तो उसका अख्तियार सूबों को दे दिया गया, लेकिन बदकिस्मती से कि सूबों के दरमियान और FBR जो फेडरल गवर्नमेंट थी उसके दरमियान आपस में मामला तय नहीं हो सके। ये टैक्स जो सूबे हमसे वसूल कर रहे हैं वही टैक्सेस जो है वो फेडरल भी हमसे डिमांड कर रहा है। इसमें दूसरी चीज ये होती है कि ओरिजिनेट सर्विस एक सूबे के अंदर हो रही होती है जबकि उसकी जो पॉइंट होता है वो दूसरा सूबा होता है जो ले रहा होता है। अब ये इस तरीके से एक टैक्स हम सिंध में पे कर रहे हैं, उसका इनपुट हम जब पंजाब के अंदर करते हैं वहाँ वो नहीं ले सकते। अगर दूसरे सूबे KPK में कोई सर्विस ओरिजिनेट हो रही है उसका एंड जब पंजाब में होता है, मैं ये कहूँगा कि ये जो जब से ये निज़ाम बना है तो इनकी आपस में हार्मोनाइजेशन नहीं हो सकी। बहुत दफा ये मीटिंग्स भी हुई है, कहा भी गया है कि दो चीजें होनी चाहिए। एक तो जो अगर सूबा टैक्स कलेक्ट कर लेता है वो टैक्स ही होता है तो वो फिर वफाक को नहीं लेना चाहिए। अभी भी बहुत सारे टैक्सेस जैसे रेस्टोरेंट की बात हो रही है, हॉल्स की बात होती है, तो रेस्टोरेंट के ऊपर एक टैक्स जो है वो नहीं, तो आप हुकूमत के साथ राब्ते भी रहे होंगे, बजट पे भी आपने ज़रूर अपने प्रपोजल दिए होंगे, तो आप क्या समझते हैं हुकूमत क्या कोई लाएमल उनके जहन में है, कोई ये समझ रही है कि इस मसले को हल करें? जो कंप्लाइंसेस बढ़ गई, पाँच टैक्स रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं हर बिजनेसमैन को, ये किस तरह एक पॉसिबल तो नहीं है, एक बहुत कम्बरसम सूरत हाल हो गई है। ये बात है बिल्कुल ठीक है, पहले भी कई दफा हमारी मीटिंग इस हवाले से हो चुकी है और हमने इनको रिक्वेस्ट भी की है कि जब टैक्स कलेक्ट करना है तो आप क्यों ना करके एक ही रिटर्न बना दें कि जैसे अभी आपको पता है कि FBR में उन्होंने चेंज करके वेस्ट स्टेटमेंट इनकम टैक्स को इकट्ठा कर दिया है। अब हम जब टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं 4 रिटर्न हमें 4 सूबों की फाइल करनी पड़ती है, फिर उसके बाद जो 5वीं रिटर्न है हमें फेडरल की फाइल करनी पड़ती है सेल्स टैक्स के हवाले से, फिर एक का इनपुट होता है दूसरे का हम आउटपुट नहीं ले सकते। अच्छा, ये भी, और इसके अलावा जावेद साहब ऑडिट भी तो 5 होंगे आपके? जी डेफिनेटली, जब 5 डिपार्टमेंट को आप डील कर रहे हैं उनकी इंडिपेंडेंट रिटर्न 5 की फाइल करेंगे तो ऑडिट भी 5 के होंगे और बुक कीपिंग हमें 5 के हिसाब से करनी पड़ेगी। तो वो पूरे का पूरा निजाम, इसमें एक और दूसरी बात भी है ना, देखिए अगर एक टैक्स 2 जगह पे कर रहा है तो जब टैक्स हम पे करते हैं आपको पता है कि अगर वो जो टैक्स पे किया जाता है और दूसरी तरफ हम उसका इनपुट भी क्लेम कर लेते हैं ना, अगर हम टैक्स पे करके आते तो उसका हम इनपुट भी टैक्स पे नहीं कर सकते ना, तो हमें 2 जगह पे बल्कि 5 जगह पे टैक्स पे करना पड़ता है। आपको पॉइंट आगे, मैं आपके वापस आता हूँ, मुझे जरा अपने दूसरे मेहमान से बात करनी है, फिर आपसे सजेशन लेते हैं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए। हाफिज अदवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये सर आप तो बड़ी आपकी गहरी नज़र है, ये 18th अमेंडमेंट के बाद जो सूबे वफाक जो है एक दूसरे के सामने आके खड़े हो गए कोर्टों में, आप क्या समझते हैं ये क्या मैसेज जा रहा है डाउन द लोन टैक्स पेयर्स को? अस्सलाम वालेकुम, बहुत मेहरबानी काश साहब। बात यह है कि जब से 18th अमेंडमेंट आई उसके बाद प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ बनी, उन्होंने अपने लॉज बनाए, तो उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं वो जैसा कि अभी जावेद साहब ने भी इसको हाईलाइट किया कि नंबर ऑफ रिटर्न्स एक टैक्स पेयर की बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा आ रही है। सही है। इस पर हमने बजट से कुछ अर्सा पहले चेयरमैन FBR से मुलाकात की, मेंबर्स भी थे, उनके साथ सारा डिस्कस हुआ, तो उन्होंने हमारे साथ ये कमिटमेंट की थी कि 1 जुलाई से इंशाल्लाह सेल टैक्स रिटर्न प्रोविंस की। साहब ये 9 साल हो गए हैं इस बात को, ये वादों को। नहीं, ये मैं इस साल की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ 9 साल से ये वादे यही कर रहे हैं, 9 साल से। इस साल कमिटमेंट थी कि जी सारी तैयारी हो गई है, ठीक है, और 1 जुलाई के बाद जुलाई की जो रिटर्न अगस्त में जानी है वो इंशाल्लाह एक रिटर्न होगी और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कलेक्शन ऑफ टैक्स की जो है वो अपनी जाओगी। असल में जब तक आप कलेक्टिंग एजेंसी एक नहीं बनाएंगे, रिटर्न्स को कंसोलिडेट नहीं करेंगे प्रोविंस की और फेडरल की, उस वक्त तक ये कॉम्प्लिकेशन और बढ़ती जाएंगी। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा
हाफिज साहब, लेकिन ये दुनिया भर में ये ऐसा है कि स्टेट को एक पावर दूसरी दी जाती है। हमारे पड़ोसी मुल्कों में ये स्टेट के पास गुड्स की पावर है, सर्विसेज फेडरेशन के पास है। तो ये निज़ाम तो चल सकता है अगर चलाना चाहें, लेकिन बात ये है कि जब आप एक दूसरे के अगेंस्ट कोर्ट में चले जाएंगे तो हर चीज़ स्टक हो जाती है। नहीं, हो ही रहा ना। जैसा कि देखें ना, रेस्टोरेंट है जी, उसकी सर्विसेज पर प्रोविंस ने टैक्स लगाया हुआ। सही। फेडरल ने लास्ट ईयर अमेंडमेंट करके 8 शेड्यूल में अपना रेट दे दिया कि 7.5%, और ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट से केस जीत के हैं, पेशावर हाई कोर्ट का केस जो है अपहेल्ड हो गया सुप्रीम कोर्ट से, तो अब ये आप हमें जमा कराएं। अब फेडरल की तरफ से इलादा नोटिस आ रहे हैं, प्रोविंस की तरफ से इलादा नोटिस आ रहे हैं, तो ये लोगों के लिए तो कॉम्प्लिकेशन मौजूद है। जब तक आप कॉम्प्लिकेशन खत्म नहीं करेंगे, टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ेगी आपकी। हालांकि जो एक अच्छा कदम आया था 18 अमेंडमेंट के बाद, प्रोविंशियल अथॉरिटीज बनने के बाद सर्विसेज सेक्टर को बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया गया और बहुत ज्यादा आइटम पर जो है सेल टैक्स लगाया गया। उसकी वजह से खास तौर पर अपना पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो है, इन्होंने अपने इस हेड में बहुत ज्यादा कलेक्शंस की और वो आहिस्ता आहिस्ता अपना स्कोप बढ़ाते जा रहे हैं। इस साल भी आपको बजट में काफी नई एंट्रीज डाली गई जिन पर सेल टैक्स चार्ज किया, तो उस लिहाज से स्टेप तो बहुत अच्छा था, लेकिन जो प्रैक्टिकल इसकी डिफिकल्टीज है उसको नहीं देखा जा रहा। नहीं, ना उसको वो अपनी जगह तैयार है, लेकिन ये तो टैक्स पेयर के साथ मजाक नहीं हो गया? आप क्या समझते हैं कि इसका तो ये बहुत ज्यादा मजाक हो गया। बल्कि इस साल ये मैं एक और चीज हाईलाइट कर दूं, इस साल इन्होंने सेल टैक्स एक्ट 1990 ने फेडरल में एक अमेंडमेंट की है सेक्शन 8 में, जिसके तहत उन्होंने कह दिया कि सिर्फ आईसीटी में पे किया हुआ जो प्रोविंशियल टैक्स है आपका, उसका सिर्फ इनपुट मिलेगा और बाकी सारे सूबों का इनपुट खत्म कर दिया। जी बिल्कुल। अब ये होगा कि अगर एक टैक्स पेयर ने पंजाब में टैक्स जमा कराया, सिंध में जमा कराया, वो उसका इनपुट है फेडरल के साथ अगर मैच करें, तो यहाँ उसको, इसका मतलब लोगों को डबल टैक्सेशन होना शुरू होगी। बिल्कुल ठीक है। मैं आपके सर बिल्कुल आपकी पॉइंट आ गया, मैं आपके पास वापस आता हूँ। मैं ज़रा मुसर्रत चीमा साहबा से बात करूँगा। मुसर्रत साहबा जी, ये हम बात कर रहे थे, तो आप ये बताएं कि ये जो टैक्स फाइलर पाकिस्तान में इतने कम हैं, आप क्योंकि आप सियासत में हैं और आप बड़ा पल्स है, आप लोगों को देखते हैं, तो क्या वजह है, लोगों का क्या माइंडसेट है, क्यों नहीं टैक्स देना चाहते, क्यों नहीं आगे बढ़ते? क्या टैक्स फाइलर की तादाद इतनी कम जो है वो किसी तरह मुनासिब आपको नज़र आती है? देखिए, बिल्कुल भी मुनासिब तो नहीं है। हम जब मुल्क को, इदारों को ठीक करने की बात करते हैं, और दुनिया में कोई भी पैसे के बगैर मुमकिन नहीं है। और जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट्स हैं, उनका तो आपको पता है कि टैक्स के पैसे ही से आगे मुल्क की जितने भी अफेयर्स हैं वो चलने हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला इस दफा हमारी कोशिश है कि हम अपने जितने भी हमारा जो टैक्स पेयर्स हैं, एक तो जो एग्जिस्टिंग जो फाइलर्स हैं, उनकी हमें ज्यादा रिस्पेक्ट करने की जरूरत है, उन्हें ज्यादा सिक्योर करने की जरूरत है, और ये जो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है उसको इंशाल्लाह हम दूर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स नेट में आए, और ताकि जब उनको ये लगेगा कि यहाँ पे जो अनफॉर्चुनेटली पिछले चंद सालों में हुआ, वो मुझे मेरा ख्याल है दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमारा एक ही मिशन, 2 साल भी हो गए हैं, अब 2 साल में हमें कुछ ऐसी भी चीजें बतानी चाहिए जो हमने 2 साल में की, वो भी अगर आप हाईलाइट करें तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल। देखिए जी, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमने तो, आपको पता है कि सबसे पहले तो जब हमें ये बड़ा घिसा पिटा फिक्रा हो चुका है, लेकिन हमें बारहा इस बात का जिक्र करना पड़ता है कि तबाह हाल इकॉनमी और मुल्क ऑलमोस्ट दिवालिया होने के करीब था जब हमें ये गवर्नमेंट मिली। तो हमने अभी तक की जो हमारी अचीवमेंट्स हैं वो ये है कि FBR टैक्स में हमने कोई 17% इजाफा किया, और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसमें 134 यानी कि 134% इसमें हमने इजाफा किया। प्राइमरी सरप्लस जो है वो कोई 198 अरब GDP, यानी कि GDP का ये कोई 0.4% बनता है। लेकिन मैडम लोगों के जहन में ये है कि जैसे क्रिकेट टीम के कैप्टन बदलते थे, ऐसे ही चेयरमैन FBR भी तब्दील किए आपने। देखिए, वो एक अलग बहस है। मैं पहले अचीवमेंट, तो जल्दी से अगर आप मुझे दें ना, तो फिर आई विल बी एबल टू टेल यू समथिंग एक्स्ट्रा इसके ऊपर। बजट का खसारा कम होकर GDP का जो है वो 3.8% जो है ना वो हुआ। करंट अकाउंट खसारे में हमने कोई 73% कमी की, 73% कमी की, सॉरी। अच्छा, कारोबार में जो आसानी का जो इंडेक्स है वो कोई 28 दर्जे उसमें तरक्की आई।
अच्छा, मूडीज के मुताबिक पाकिस्तानी जो आउटलुक है वो मंफी से मुस्तहकम। अब ये मैं नहीं कह रही, आप मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो फैक्चुअल हैं, जो मेरे पास भी मैंने डिपार्टमेंट से निकलवाई हैं। बरामदात में 3.6% इजाफा, बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 134% इजाफा, और उसके बाद ये याद रहे कि जो गैर मुल्की सरमायाकारी 9 माह में ये 2148 मिलियन डॉलर रही, जो कि 11 वर्ष में बुलंद तरीन है। मैडम, हमारा इंटरेस्ट ये कि टैक्स रेवेन्यू में 3 दफा रिवाइज किया गया टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन को, और फिर अचीव हुआ वो। ये एक रियलिटी है, ये तो एक बात आपकी बिल्कुल सही है। और रिजर्व में हमने कोई 5 अरब डॉलर का इजाफा किया, तरसीलात ज़र में हमने कोई 6% का इजाफा वो किया। जो इजाफे हैं, लेकिन जो असल इम्पैक्ट आएगा वो टैक्स कलेक्शन से आएगा। जब तक मेरे खजाने में पैसे नहीं आएंगे, एक्सचेकर में पैसे नहीं आएंगे, जब तक आप स्पेंडिंग कैसे करेंगी, आप प्रोजेक्ट कैसे एग्जीक्यूट करेंगी, ये सबसे बड़ा एक सवालिया निशान है। और एक्सपोर्ट उस तरह जिस तरह प्रोजेक्शन की जा रही थी उस तरह नहीं बढ़ी। जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, जो अगर हम पिछले 2 सालों की बात करें तो आपकी बात किसी हद तक मैं आप उससे एग्री करूंगी, लेकिन जो रियलिटीज हैं वो भी एक इस तरह से मैं इनको कहूंगी कि हमने पहली हुकूमतों से बहरहाल बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई है। तो ये जो मैं फिगर्स बता रही हूँ ना, ये इस चीज का एविडेंस है। लेकिन आगे जो मैं अर्ज कर रही हूँ वो ये है कि ये हमारे हिसाब से भी आपकी दमाग नहीं है। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया मैडम, बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ आपसे पूछाऊंगा, आपका नाम ATL लिस्ट में है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में? जी बिल्कुल है। बहुत शुक्रिया। मुझे दूसरे मेहमानों से बात करनी है। मैं ज़रा जावेद इकबाल साहब, जावेद साहब आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्विकली आप बता दें कि हुकूमत को क्या करना चाहिए। जो 5 रिटर्न्स हैं और 5 कंप्लाइंसेस बढ़ा दी हैं, इसको किस तरह एड्रेस करना चाहिए? देखिए, बिजनेसमैन की तो हमेशा से रिक्वायरमेंट यही रही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पैदा किया जाए ना बिजनेसमैन के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सूरत ये चलती है कि ये 5 रिटर्न्स नहीं है। अगर बेसिकली देखा जाए कि डिपार्टमेंट कितने आपके साथ इन्वॉल्व है, जैसे ही आपको बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके पास नंबर आप नहीं बिल्कुल आपकी बात मुझे ये पता है, लेकिन आप ये बताएं क्या आपका सजेशन क्या? आप सजेशन बता दें, इशू तो मुझे पता है। जी नहीं, हमारी सजेशन ये है कि फौरी तौर पे ये जो सूबे हैं उनके दरमियान, फेडरल के दरमियान हार्मनी होनी चाहिए। एक टैक्स लेने, देखिए हम तो टैक्स पे करना चाहते हैं, हमसे परवेंस टैक्स ले ले, हमसे ले ले फेडरल गवर्नमेंट टैक्स ले ले, तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे लिए पैदा करें और 1 टाइम टैक्स ले ले, 1 टाइम हमें रिटर्न दें, हमें मौका दिया जाए। तो हमारा तो जो मोस्टली टाइम है वो तो इन्हीं डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आप ये कहते हैं टैक्स रेट रिड्यूस करें तो 1 टाइम आपसे पेमेंट ले लें, पेमेंट ले लें, और सबसे बड़ी बात यह है कि रेट ऑफ टैक्सेस जो है वो रिड्यूस की जाए। ठीक है, आपको पॉइंट ऑफ व्यू आगे जावेद साहब। मैं हाफिज इदरीस साहब से बात करूँ। हाफिज साहब, ये जो आपने कहा इनपुट अलाउ नहीं कर रहे ये प्रोविंशियल उसका अथॉरिटीज़ का, तो आपके ख्याल में क्या हुकूमत को करना चाहिए? क्या इसको अलाउ करना चाहिए या रिड्यूस रेट कर दें आपस में? नहीं जी, सीधा बात ये है कि इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट खत्म करें जी। टैक्स रेट को रिड्यूस करके सिर्फ उसका विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स जो है वो टैक्स को कर दें, लोगों के लिए आसानी भी हो जाएगी, सहूलत भी हो जाएगी। ठीक है, ये जो मसला होता है कि जी फलां ने आपकी इनवाइस अपलोड नहीं की, टैक्स रिड्यूस कर दें, सिंगल डिजिट में ले आए, सिंगल डिजिट में ले आए और इनपुट खत्म कर, इनपुट आउटपुट का कांसेप्ट खत्म करें और वो ज्यादा बेहतर। ठीक है, बगैर इनपुट एडजस्टमेंट के टैक्सेशन। बहुत शुक्रिया हाफिज अली साहब, बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब, मैडम मुसरत चीमा साहिबा। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं, आपके सवालात का जवाब देते हैं और लाइव कॉल्स भी लेंगे हम आपकी। इस सेगमेंट में हम जवाब देंगे आपके सवालात का, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आपके जहन में कोई सवाल हो, कोई बात हो, आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। 2010 में 18th अमेंडमेंट आई, आज तक हम इसके टैक्स से रिलेटेड मसाइल क्यों नहीं हल कर सके? इसकी वजह यह है कि जो वफाक सूबे जो है ना वो एक पेज पे नहीं है। इसको किसी ने सोचा नहीं था कि क्या कहते हैं 18 अमेंडमेंट के बाद टैक्स के निज़ाम में क्या सूरत हाल होगी, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये किसी ने विजुलाइज़ नहीं किया था। इसमें जो है किस तरह के तज़ाद आएंगे, अगर तज़ाद आएंगे तो उनको रिकोर्स पहले से कर लें, लेकिन ये मामला जो है सिर्फ सूबों की खुद मुख्तारी की हद तक रहा और उसी में उन्होंने टैक्स निज़ाम, रेवेन्यूज़ भी सूबों को सौंप दिए, लेकिन सूबे और वफाक किस तरह इसको डील करेंगे, ये इसकी बुनियादी वजह है। लेकिन इसको आज भी एड्रेस किया जा सकता है, आज भी सूबे वफाक बैठें इस पे और इसमें जो टैक्स के मामलात हैं उनको हल करें, ताकि टैक्स पेयर जो पाकिस्तान में पहले ही बहुत कम हैं
उनको आप एक ईज़ दें और आप टैक्स पेयर्स को बढ़ाएं। ये नहीं हो कि आपकी आपस में जो लड़ाई है, आपस में आप जो एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, उससे टैक्स निज़ाम और कमज़ोर हो और टैक्स के नंबर, फाइलर्स के नंबर जो हैं और कम हो जाएं। मैं 5 सूबों में काम करता हूँ। पहले मुझे 1 रिटर्न फाइल करना पड़ता था, अब मुझे 5 रिटर्न फाइल करना पड़ते हैं। आपके ख्याल में ये दुरुस्त है? ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये किसी तरह भी दुरुस्त नहीं है। किसी भी बिज़नेस के लिए कंप्लाइंसेस कम से कम होनी चाहिए। ये अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं, मैं किसी को इनकरेज करता हूँ कि टैक्स रिटर्न फाइल करें। वो कहते हैं कि जी पहले मैं 1 रिटर्न फाइल करता था, मैं 5 रिटर्न फाइल करता हूँ। तो ये चीज़ किसी तरह भी मुस्बत नहीं है। इसको एड्रेस होना चाहिए। कब एड्रेस होगी? जब सूबे और वफाक बैठेंगे साथ। वो बैठेंगे कि जी ये पैसा जो है गवर्नमेंट का है। मैंने पहले कहा, वफाकी गवर्नमेंट हो, सूबाई गवर्नमेंट हो, टैक्स का पैसा जो है ना वो लोगों का पैसा है, वो वापस लोगों पे जाना है, वो वापस लोगों पे लगना है। ये बात वफाक को भी पता होनी चाहिए, ये सूबों को भी पता होना चाहिए। ये हमारे यहाँ लोगों को पता नहीं है। लोग समझते हैं कि सूबे सिंध से अगर कोई चीज़ है, ये सूबे पंजाब से कोई रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है तो वो सूबे में होगा। सूबे की अवाम पे खर्च होना चाहिए। वो टैक्स का पैसा सूबे की अवाम पे खर्च होना चाहिए और ये बात बड़ी ज़रूरी है। इसमें बैठ के एक मुत्तफ़क़ा राय से कोई लाएमल तैयार करना चाहिए ताकि ये जो मसला खड़ा हो गया 18वीं तरमीम के बाद, इसको हल किया जा सके। टैक्स निज़ाम जो पहले ही कमज़ोर है और कमज़ोरी की तरफ जा रहा है, उसको वापस ऑन बोर्ड लेके आया जा सके और पाकिस्तान अपने मुस्बत सिमत में आगे बढ़ सके। सिंध में 13%, पंजाब में 16%, KPK में, बलूचिस्तान में 15% टैक्स है। ऐसा तज़ाद क्यों है? क्योंकि सूबे ख़ुद मुख्तार हैं। सर्विस टैक्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको जो है वो इख्तियार दिया हुआ है कि वो अपना टैक्स जो लगाना चाहें, जो रेट रखना चाहें। लेकिन ये चीज़ें जो हैं, जब आप 5 सूबों में काम करते हैं तो आपको बॉदर करती हैं, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। तो टैक्स का रेट ऐसा होना चाहिए जो हर सूबे के पास सर्विस पे टैक्स एक जैसा होना चाहिए और उसकी वजह से लोगों को जो है बिज़नेस करने में आसानी हो। हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं, फिर अपने जवाब को मुकम्मल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम और कहाँ से बात करें? टीए भुट्टा बात कर रहा हूँ। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? इस्लामाबाद से। जी भुट्टा साहब, मैं ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि 18th अमेंडमेंट के बाद वो कौन से टैक्सेस हैं जो फेडरल गवर्नमेंट इकट्ठी करती है और प्रोविंसेस को देती है NFC के तहत, और वो कौन से टैक्सेस हैं जो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट इकट्ठी करके अपने पास रखती है? उन टैक्सेस के अगर आप नाम बता सकें कि ये फेडरल के हैं, ये प्रोविंसेस के हैं, ये फेडरल टैक्स इकट्ठे करती है और प्रोविंसेस को NFC के तहत दे देती है। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। मैं पूरी लिस्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन जो बुनियादी जो मेन 2 टैक्सेस हैं जो फेडरेशन कलेक्ट करती है वो इनकम टैक्स है और सेल टैक्स ऑन गुड्स है, जो कि वो कलेक्ट करती है और वो NFC के तहत जो है डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन का रेशो है। और सर्विस टैक्स जो है वो सूबों के पास आ गया है कि सेल टैक्स ऑन सर्विसेज जो है सूबों के पास आ गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसको रखा गया है और इसकी वजह से सूबे जो हैं सर्विस पे टैक्स कलेक्ट करते हैं और फिर वो जो है एक पूल में अपने आपस में NFC में वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है। उसके अलावा मुख्तलिफ टैक्सेस होंगे, एक लिस्ट है पूरी, लेकिन ये है कि ये मेन टैक्स हैं जो 18 अमेंडमेंट के बाद डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। पहले फेडरल एक्साइज ड्यूटी में बहुत सी सर्विसेज थी जो वफाक खुद कलेक्ट करता था, लेकिन जब ये सूबों के पास आ गया 18 अमेंडमेंट के बाद तो सेल टैक्स ऑन सर्विसेज सूबों के पास है और 2 मेन इनकम टैक्स और सेल टैक्स ऑन गुड्स जो है वो वफाक के पास है। आए सवाल की तरफ चलते हैं। क्या आइन के तहत जिम्मेदारी हुकूमत की नहीं है कि वो कारोबार के लिए साजगार माहौल फराम करे? बिल्कुल है। आर्टिकल 18 कहता है कि हुकूमत ऐसे कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करे जिससे लोग कारोबार कर सकें, अच्छा कारोबार कर सकें। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। कारोबार के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लॉ एंड ऑर्डर है, उसके बाद बिजली है, उसके बाद गैस है, उसके बाद रोड्स हैं। ये सारी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत ये चीज़ें बनाएगी जब भी लोग कारोबार करेंगे और इस कारोबार के अगेंस्ट जो आपको इनकम होती है उस पर फिर आपको हुकूमत को टैक्स भी देना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप जो कमाएं। हुकूमत ने अगर आपको कारोबार के लिए माहौल दिया है और माहौल अच्छा है और आप कारोबार कर रहे हैं, कारोबार आपका फ्लरिश कर रहा है, तो उस पर जो टैक्स है वो इन रिटर्न आपको देना पड़ता है ताकि हुकूमत का एक्सचेकर में पैसे आएँ और हुकूमत के मामलात आगे बढ़ते रहें। आइए दूसरा सवाल देते हैं। एग्रीकल्चर टैक्स सूबे वसूल करते हैं, इसका तनाज़ुर इतना कम क्यों है? देखिए यहाँ पे पाकिस्तान में एक बहुत बुनियादी मसला है डॉक्यूमेंटेशन का। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही हमारी वीक है।
हमारा डेटा बैंक भी बहुत वीक है। तो इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन अगर प्रॉपर होगी तो ये एग्रीकल्चर इनकम जो सूबे कलेक्ट करते हैं ये भी बेहतर होगी। मेरे ख्याल में सूबों ने इस पर इतनी तवज्जो नहीं दी है, जितनी तवज्जो वो सर्विस टैक्स, सेल टैक्स पे दे रहे हैं, उतनी तवज्जो एग्रीकल्चर इनकम पे नहीं दी है। अब उसके क्या वजूहात हैं वो सूबे बेहतर जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी वजह है जहाँ पे लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे, बिकॉज टैक्स निज़ाम को आगे बढ़ने से रोका इसलिए जाता है कि लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। मैंने जैसे अपने इंट्रो में भी कहा था, तो वो मुख्तलिफ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, उसकी वजह से टैक्स निज़ाम को रोका जाता है। और इस वजह से चीज़ जो है वो मेरे ख्याल में बेहतर नहीं, एग्रीकल्चर इनकम पूरी तरह डॉक्यूमेंट नहीं हुई, उसका जो टैक्स का इम्पैक्ट है वो पूरी तरह इकॉनमी पर नहीं आया। आखिरी सवाल, अमीरों और गरीबों का फ़र्क बढ़ता चला जा रहा है, आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि आपका टैक्स निज़ाम सही नहीं है, बिकॉज टैक्स का एक सिस्टम है, वो कहता है कि आप जो हैं वो अमीरों से टैक्स कलेक्ट करें और गरीबों के लिए पे स्पेंड करें, क्योंकि जब तालीमी निज़ाम हुकूमत के हाथ में होगा, जब सेहत का निज़ाम हुकूमत के हाथ में होगा, जब सफरी सहूलत हुकूमत के हाथ में होगी, तो ये वो पैसे हैं जो एक्सचेकर से अब निकलेंगे, इस जगह में लगेंगे, इसको हर आदमी यूज़ कर सकेगा। लेकिन जो आदमी जिसके पास जो हम बात करते हैं हैव और हैव नॉट, जिनके पास वसाइल नहीं हैं, वो हुकूमत की इन फैसिलिटी से फ़ायदा उठाएंगे। जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते वो इन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे, जो अपनी सेहत में जो है मेडिकल फैसिलिटी नहीं ले सकते वो हुकूमत के हॉस्पिटल में मेडिकल फैसिलिटी लेंगे हैं। और जो इसी तरह सफरी सहूलत जो है वो हुकूमती या ट्रेन या बस के ज़रिए वो अपनी सफरी सहूलत को पूरा करेंगे। यहाँ पे हमें अपने प्रोग्राम को कंक्लूड करना है, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आप अपना टैक्स देते रहें ताकि पाकिस्तान में जो लोग हैं उन तालीम, सेहत और सफरी सहूलत मिलते रहे। ये बहुत बुनियादी बात है, इसको अपने जहन में रखें, ये बहुत अहम है। मजबूत टैक्स निज़ाम, मजबूत पाकिस्तान, इस बात के साथ मुझे इजाज़त दी है। अल्लाह ने के बाद।